सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। वो कहते हैं ना कि जितनी बड़ी मेहनत होती है सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है। अब कुछ लोगों का ये मानना होता है कि सर ये तो एक रात पढ़ के 90% ले आया है, हम लोग पूरे साल भर मेहनत कर रहे हैं तब भी 70 या 75% तक पहुंचते हैं। तो क्या वो इतने टैलेंटेड होते हैं बचपन से? नहीं, उन लोगों का या उन स्टूडेंट्स का पढ़ने का तरीका अलग होता है, स्ट्रेटजी अलग होती है, स्मार्ट स्टडी वो लोग करना जानते हैं। तो वही चीज भी आप लोगों को करना है। तो और उस स्मार्ट स्टडी के लिए आपको जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। और उस प्रैक्टिस की सीरीज में ही हम लोगों ने जो है एक सीरीज स्टार्ट किया था। आज उस सीरीज का आपका 8th लेक्चर है और क्या नाम है उसका? आपका ये यूनिट नंबर 8 भी है, अग्रेरियन रिलेशन द आईन अकबरी। तो बेसिकली इस यूनिट में हम लोग मुगल पीरियड से रिलेटेड चीजें देखेंगे। ठीक है। और इस मुगल पीरियड के टाइम पर किस तरह से कृषि व्यवस्था रही। ठीक है। अकबरनामा, आईने अकबरी, क्योंकि यूनिट का नाम आईने अकबरी है तो आईने अकबरी के बारे में क्वेश्चन होंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। इनफैक्ट आपके बोर्ड में भी आईने अकबरी पर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो आप इसको अपने बोर्ड के लिए भी रेफर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है सबसे पहले हम लोग क्या है वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, देन उसके बाद रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन होंगे कुछ, और फिर बाद में स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस में चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द टर्म रैयत इन मुगल अग्रेरियन रिकॉर्ड्स रेफर टू। तो बेसिकली जो मुगल अग्रेरियन सिस्टम में एक टर्म आता है रैयत, ठीक है, ये किसके लिए यूज किया जाता था? अगर आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा हो तो रैयत कौन होते थे? बोलिए, रैयत कौन होते थे? रैयतवाड़ी सिस्टम भी अगर आप अब जब मॉडर्न इंडिया जाएंगे पढ़ने तो आपको वहाँ 3 सेटलमेंट देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, फिर रैयतवाड़ी, एंड देन दूसरा तीसरा महलवाड़ी। तो वहां पर भी रैयत शब्द आएगा। तो रैयत कौन होते थे? बेसिकली रैयत होते थे आपके किसान लोग, ये कृषक लोग। ठीक है, तो रैयत बेसिकली कृषकों को बोला जाता था। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? कल्टिवेटिंग पीजेंट्स। क्लियर? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है द आइन ए दहशाला इंट्रोड्यूस्ड अंडर अकबर वाज रिलेटेड टू। जो आइन ए दहशाला है, तो अब ये क्या है? आइन ए दहशाला, ठीक है, आइन ए दहशाला क्या है बोलो? ये किससे रिलेटेड है? सबसे पहले अगर आज जरा किसी को भी आइडिया हो आइन ए दहशाला, तो आपके ये रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू से सिस्टम है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू से, तो स्टैंडर्डाइज्ड रेवेन्यू असेसमेंट, ठीक है, भूमि राजस्व निर्धारण से संबंधित है क्या? आईने दहशाला। और आईने दहशाला में क्या होता था कि पिछले 10 वर्षों का जो औसत उत्पादन है उसके आधार पर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। इसीलिए दहशाला मतलब पिछले 10 वर्षों का। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, दहशाला पिछले 10 वर्षों का जो औसत उत्पादन है, औसत जो प्रोडक्शन है, उसके आधार पर जो है रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था और वो वसूल किया जाता था। ठीक है, तो किससे रिलेटेड है? बेसिकली रेवेन्यू असेसमेंट से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कानून गो वाज प्राइमरीली। अभी हम छोटे छोटे टर्म्स देख रहे हैं क्योंकि कई बार जो फैक्चुअल क्वेश्चन होता है वो टर्म बेस्ड होता है, और इस चैप्टर से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। द कानून गो वाज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो जो कानून गो होता था वो किससे संबंधित होता था? एनी आइडिया? बोलिए। कानून गो, देखो स्टेटमेंट बेस्ड या मैचिंग हर कोई कर लेता है। अभी मैं आपको वही बता रहा हूं, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है, छोटे छोटे टर्म्स पे भी ध्यान दिया है, तो आप जरूर पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो हमें हर तरीके के क्वेश्चन पे फोकस रखना चाहिए। क्या है कानून गो? मेंटेनिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। ठीक है, कानून गो का काम बेसिकली क्या होता था कि जितने भी आपके राजस्व अभिलेख हैं, ठीक है, जितने भी आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, उनका लेखा जोखा रखता था, उनका मेंटेनेंस करता था, और जरूरत पड़ने पर जो है उनको जो किंग है उनको दिखाने का भी काम करता था। तो बेसिकली जो है पूरा तरह से ऊपर से लगा के नीचे तक मेंटेन करता था रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका? 4th क्वेश्चन है इंडिगो। इंडिगो किसको बोलते हैं बोलो? नील, नील की खेती। ठीक है,
तो इंडिगो बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप। हम लोग सब जानते हैं कि नील की खेती क्या है, एक तरीके की कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है, वाणिज्यिक फसल है, ठीक है। अब उसमें यही पूछा है कि इंडिगो बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप इन बंगाल प्राइमरली ड्यू टू, कि इंडिगो को किस वजह से या क्यों वाणिज्यिक फसल के रूप में माना जाता है या एक महत्वपूर्ण फसल है। तो आप मुझे बताओगे कि इंडिगो को एक कमर्शियल क्रॉप के रूप में क्यों माना गया? किसी को आइडिया है? आप लोग तो पढ़े होंगे चैप्टर में, अब तो आपका बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, ये सारी चीजें तो एकदम पता होनी चाहिए। क्वेश्चन उठा के कहीं से भी पूछ लेगा आपसे। हो सकता है कि आपको जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि इंडिगो को एक कमर्शियल क्रॉप के रूप में क्यों माना गया, 30 वर्ड्स में लिखो। तो एक दो पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे, है ना। क्यों माना गया था? बेसिकली क्योंकि यूरोपियन मार्केट की डिमांड थी, यूरोपियन बाजार में जो है नील की बहुत ज्यादा डिमांड थी, इस वजह से जो है इसको एक फेमस या इंपोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप के रूप में माना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनिट बीघा। बीघा जानते हैं हम लोग सब, जानते हैं ना बीघा, कि इतना बीघा खेत है। गांव के लोग सब जानते होंगे, जितने भी गांव से बिलोंग करते हैं, शहर वाले भी करते हैं, ऐसा नहीं शहर वाले नहीं जानते, जानते हैं, बट गांव में बहुत ज्यादा चलता है, इतना बीघा खेत हमारे यहाँ है, इतना बीघा जमीन हमारे यहाँ है, ठीक है। तो द यूनिट बीघा इन मुगल इंडिया वाज यूज्ड टू मेजरिंग, मुगल भारत में बीघा का उपयोग किसके मापन के लिए होता था? अभी मैं इतना बता दिया हूं कि बीघा, इतने बीघा जमीन, इतने बीघा खेत, तो सीधी सी बात है लैंड एरिया के लिए किया जाता था। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है। टफ क्वेश्चन भी आएंगे, अभी ये वन लाइनर है इसलिए आप सबको आसान लग रहे हैं, और अच्छी बात है आप लोग की इतनी अच्छी तैयारी है कि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आता है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लार्ज स्केल सिस्टमेटिक लैंड मेजरमेंट फॉर रेवेन्यू पर्पज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। राजस्व हेतु बड़े पैमाने पर व्यवस्थित भूमि मापन किसने शुरू किया था? बड़े स्तर पर राजस्व हेतु बड़े पैमाने पर व्यवस्थित भूमि मापन किस शासक ने शुरू किया था? अब देखो सारे ही मुगल रूलर्स हैं ये। अगर सबसे पहले कौन आया, देखो क्रोनोलॉजी भी याद रखना, जिसको नहीं ध्यान है, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको पता ही होगा। सबसे पहले आपके बाबर है, फिर हुमायूं है, फिर अकबर है, फिर शाहजहां। ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें जहांगीर अकबर के बाद आ जाएगा, वो जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चारों ऑलरेडी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो ऐसा कौन सा रूलर था? अब ये थोड़ा सा गैस करने वाला काम है, ठीक है। अब ये गैस करने वाला काम क्यों है, गैस वर्क इसमें कैसे काम करेगा, सपोज आपको इसका आंसर नहीं आता है, बट आपने अगर फिर भी थोड़ा बहुत ओवरऑल मॉडर्न मुगल इंडिया के बारे में पढ़ा है, तो बाबर, बाबर का पानीपत का युद्ध हुआ प्रथम युद्ध, और इब्राहिम लोदी के साथ, तो बाबर का कार्यकाल बहुत ज्यादा हमें दिखाई नहीं देता है, वो भी युद्धों में ही बिजी रहा। हुमायूं जो है शेरशाह सूरी के साथ युद्ध में बिजी रहा और व्यस्त रहा, और जो है आपका ईरान जाकर छिप गया था, तो उसका भी हमें नहीं दिखाई देता। हाँ, अकबर के हमें कई सारे सुधार हमें जो है दिखाई देते हैं, प्रशासनिक सुधार, भूमि सुधार, ठीक है। बहुत सारी चीजें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए, ठीक है, और बहुत सारी चीजों में जो है बदलाव किया गया, बहुत सारी चीजें नई शुरू की गई, तो हमें अकबर के टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें नई नई दिखाई देती है। वही शाहजहां का जो काल है, शाहजहां का काल हमें जो है आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग के रूप में दिखाई देता है, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। तो जहां तक अगर हम इसको एलिमिनेट करने की बात करें, तो हम इस तरह से भी एलिमिनेट इसको कर सकते हैं। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा? अकबर, क्योंकि अकबर के टाइम पीरियड में ही जो है हमें इस तरीके के जो है ज्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं, बड़े पैमाने पर भूमि मापन की शुरुआत, ठीक है। तो ये एलिमिनेट करने का तरीका मैंने बताया कि ऐसे आपको थोड़ा सा गैस वर्क करना लॉजिकली कि ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई जिसका टाइम ज्यादातर युद्ध करने में बिजी रहा, तो वो क्या सुधार चेंज करने में उसका समय गया होगा? नहीं गया होगा। अब हुमायूं जो है लड़ता रहा, फिर छिपकर जो है आपका ईरान जाके छिप गया, है ना, भाग कर ईरान जाके छिप गया, तो कहां से सुधार करने का टाइम मिलेगा? लेकिन अकबर को प्रॉपर टाइम मिला इन सारे इंप्रूवमेंट करने का, तो ये अकबर के टाइम पीरियड में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जमींदार्स मेंटेन्ड आर्म्ड रिटेनर्स मेनली टू। जमींदार हथियारबंद अनुचरों को मुख्यतः क्यों रखते थे? अब जमींदार के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ,
कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे भी थे। आओ ऑप्शन की तरफ हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है आपका गार्ड ट्रेड रूट्स। क्या जमीन जो आपके आर्म रिटेनर्स होते थे, क्या उनका यूज गार्ड के लिए किया जाता था? गैस करो, गार्ड के लिए किया जाता होगा? नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट। सेकंड देखो, सेकंड ऑप्शन दिया इनफोर्स रेवेन्यू कलेक्शन एंड लोकल डोमिनेंस। मैंने आपको जब जमींदार पढ़ा रहा था तब भी आपको बताया था कि जो है जमींदार जो है आपका जो किसान लोग होते थे उनसे जो है खेतों पर खेती करा के जो है और टैक्स उनसे कलेक्ट करते थे। तो बेसिकली जो आर्म रिटेनर्स हैं उनका मेन काम क्या था? रेवेन्यू कलेक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आईने अकबरी वाज कंपाइल्ड बाय। अब जब आईने अकबरी की हम लोग बात करते हैं तो उससे पहले हम कुछ और चीज देख लेते हैं। क्या ये आईने अकबरी का क्या है? ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने अपने बोर्ड में कि जब आप लोग क्लास में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो सबने अकबर नामा का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, अकबर नामा, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल, अबुल फजल। ठीक है, किसी को आइडिया है कि जो अकबर नामा है वो कितने पार्ट्स में लिखा गया है? एनीवन? 3 पार्ट्स में। इसको हम 3 जिल्द भी बोल देते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, और इस थर्ड पार्ट को ही या थर्ड जिल्द को ही किस नाम से हम लोग जानते हैं? आईने अकबरी। ठीक है, इस थर्ड पार्ट को ही आईने अकबरी के नाम से हम जानते हैं। तो अकबर नामा जो बेसिकली अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उस पर लिखी गई है। अब इसके जो पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या है? तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अकबर के जन्म, तैमूर के परिवार, फैमिलीज के बारे में जो है देखने के लिए मिलता है। जो सेकंड है उसमें अकबर के शासनकाल, बेसिकली खास तौर से 1602 तक का जो क्या क्या व्यवस्थाएं रही है, किस तरीके से काम होता था, उस सब के बारे में वर्णन है। एंड देन थर्ड जो पार्ट है आईने अकबरी, ये आपका पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पर आधारित है। तो अब इसमें क्या है कि द आईने अकबरी वाज कंपाइल्ड बाय। तो आईने अकबरी, सो जो आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने। क्यों? अकबर नामा अबुल फजल ने लिखा है और अकबर नामा का ही जो थर्ड पार्ट है आईने अकबरी, थर्ड पार्ट है वही, उसी को ही हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइटर कौन हो जाएगा? बेसिकली अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैश क्रॉप्स इन मुगल इंडिया वर प्राइमरली ग्रो फॉर। मुगल भारत में नकदी फसलें मुख्यतः किस उद्देश्य से उगाई जाती थी? अब जो डोमेस्टिक क्रॉप्स होती है वो तो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उगाई जाती थी ज्यादातर, है ना। उनको प्रोडक्शन किया जाता था बड़ी मात्रा में कि ठीक है हम लोग का अपना जो जीविका है वो चलती रहे। लेकिन जो कैश क्रॉप्स थी, नकदी फसलें थी, उनको खास तौर से क्यों, जैसे कि इंडिगो, ठीक है, नकदी फसल है, इसका मेन पर्पस क्या था? किसी को आइडिया है? ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, या फिर उसको हम ये भी बोल सकते हैं मार्केट में मार्केट करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मार्केट सेल। ठीक है, तो आपकी जितने भी क्रॉप्स क्रैश क्रॉप्स हैं उनका यूज बेसिकली मार्केट सेल के लिए किया जाता था। क्यों? क्योंकि इन्हीं से जो है इनका सेल करके एक अच्छा पैसा जो है प्राप्त किया जाता था। और क्योंकि जो डोमेस्टिक क्रॉप्स थी वो तो जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए यूज की जाती थी, लेकिन जो मेन आपका क्रैश क्रॉप्स था उसका यूज किया जाता आपका मार्केट सेल के लिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? एक कस्बा। आई थिंक कस्बा बहुत लोग जानते होंगे। कस्बा गांव से ऊपर की इकाई होती है, ठीक है, और आपका शहर से नीचे की। सपोज ये सिटी है, ठीक है, ये कस्बा है एंड ये विलेज है, ठीक है। तो कस्बा क्या है? बेसिकली सिटी से छोटी इकाई होती है और विलेज से बड़ी। तो इस कस्बे का काम क्या होता है? इस विलेज को एक तरीके से सिटी से कनेक्ट करना या विलेज को आपका मार्केट से कनेक्ट करना, क्योंकि मार्केट हमें ज्यादातर क्या है सिटी में देखने के लिए मिलते हैं, कस्बे में भी देखने के लिए मिलते हैं, बट विलेज में क्या है आपने देखा होगा कि आप जब कभी अपने नाना नानी के यहाँ या कहीं जाते हैं ऐसे गांव वाले एरिया में, तो आपने देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर डे पे मार्केट लगा है। डेली मार्केट ना होने की वजह से
पर्टिकुलर डेट पे किया सोमवार का बाजार है, इस तरह से है ना, या बुधवार का बाजार है या शुक्रवार का बाजार, मतलब आपने पर्टिकुलर डे पे किसी देखा होगा, ठीक है। तो विलेज में पर्टिकुलर डेट पे बाजार लगते थे, लेकिन इसी कस्बे का काम क्या था कि आपका विलेज को मार्केट से कनेक्ट करना था, ठीक है। तो कस्बा क्या है बेसिकली, मार्केट टाउन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमींदार के ऊपर है। देखो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। क्या होगा, जमींदार हैड हेरिडिटरी राइट्स ओवर लैंड। जमींदारों के भूमि पर पैतृक अधिकार होते थे, यस या नो। मैं पढ़ा चुका हूं ये आपका, जल्दी बोलो क्या होगा इसका सही। जमींदारों को जो है आपका पैतृक अधिकार दिए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन क्या दिया हुआ है, जमींदार्स मेंटेन्ड आर्म्ड फोर्सेस एंड एक्सरसाइज्ड लोकल अथॉरिटी। जमींदार हथियार बंद दस्ते रखते थे, बिल्कुल। अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आई थिंक 9, उसमें यही आया था, जमींदार के हथियार बंद जो है आर्म्ड फोर्सेस रखते थे, ठीक है। जमींदार हथियार बंद दस्ते रखते थे और स्थानीय अधिकार का प्रयोग करते थे। अभी जस्ट पढ़ा के ही हटा हूं, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है अपना में सही है, और जो आर है वो ए को एक्सप्लेन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीजेंट। पीजेंट के बारे में क्या होता है पीजेंट, किसी को आइडिया, किसान, ठीक है। पीजेंट इन मुगल इंडिया पेड रेवेन्यू ओनली इन कैश। देखो आपको मैंने जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई है सब में ये चीज मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया है कि 99% में कभी भी किसी स्टेटमेंट में आपको अगर ओनली वर्ड, ये जो बहुत एक्सट्रीम वर्ड होते हैं खास तौर से ऑल, ओनली, नेवर, बहुत एक्सट्रीम वर्ड जब अगर आ जाते हैं तो 99% केस में वो स्टेटमेंट रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। फिर भी आपने अगर चैप्टर में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ओनली कैश में नहीं करते थे, काइंड एंड कैश दोनों चीज में जो है रेवेन्यू पेड करना होता था। तो ओनली कैश ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपने आप में रॉन्ग। तो ए रॉन्ग है, तो आप देखो ए रॉन्ग आपको सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो क्या होगा, कायदे में तो डी सही हो जाएगा, लेकिन हम लोग दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है, मोनेटाइजेशन ऑफ द रूरल इकोनॉमी इंक्रीज्ड ओवर टाइम। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुद्रीकरण समय के साथ बढ़ता गया, बिल्कुल धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो है मोनेटाइजेशन समय के साथ आगे बढ़ता गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आईन एक्वरी। देखो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आपको सही बताना है। आपके पास 30 मिनट का टाइम है। क्या दिया हुआ है, आईन एक्वरी फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द अकबरनामा। जल्दी बताओ सही है या रॉन्ग। यस आंसर आ रहा है सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या है, रीजन क्या दिया हुआ है, इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने आपको रीस्टार्टिंग में इसीलिए अकबरनामा का पूरा आपको बताया कि अकबरनामा किसके द्वारा है, कितने पार्ट्स हैं और उसमें किस किस चीजों का जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आईन एक्वरी बेसिकली क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अभी करेक्ट है नाम में, जस्ट अभी बताया आपको। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, और वो इसको पूरी तरह से सेटिस्फाई भी करता है। 14 नंबर क्या है, एक्सपेंशन ऑफ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा आजकल, ठीक है। तो आपके बोर्ड के लिए भी है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ कैश क्रॉप्स इंक्रीज्ड रूरल इंडेप्टनेस। नकदी फसलों के विस्तार से ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ी। बिल्कुल, जब आपको जबरदस्ती कैश क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए बोला जाएगा, ठीक है, आप तो सिर्फ अपने जीवन गुजार करने के लिए डोमेस्टिक क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते थे, ठीक है। अब आपको जो है कैश क्रॉप्स प्रोडक्शन करना है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा आपको क्या है, साहूकार से लोगे। साहूकार से लोगे तो क्या होगा, कर्ज में डूबोगे जब समय पर नहीं चुका पाओगे। तो इससे क्या होगा कि जो किसान लोग थे उन्होंने कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए साहूकार से पैसा लिया और समय पर पैसा ना चुकाने की वजह से जो है वो कर्ज में डूबते चले गए, जिससे जो है ग्रामीण ऋणग्रस्तता या रूरल इंडेप्टेडनेस फैल गया।
ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है अपने आप में ठीक है कि नकदी फसलों के विस्तार से ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ी, बिल्कुल ठीक। किसान ऋण के लिए साहूकारों पर अधिकार निर्भर होने लगे। अभी मैं आपको बता ही रहा था कि इससे क्या है, किसानों का जो डिपेंडेंसी है वो साहूकारों पर बढ़ने लगी, ठीक है, क्योंकि उस समय पर क्या है, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं और उनके पास खुद के पास पैसा नहीं होता था, तो किसके पास जाएंगे, साहूकारों के पास जाएंगे। तो डिपेंडेंसी जो है ज्यादा बढ़ने लगी और जिससे जो है ग्रामीण ऋणग्रस्तता हमें देखने के लिए मिलती है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और ये आपका इसको सेटिस्फाई भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल रेवेन्यू डिमांड वाज यूनिफॉर्म अक्रॉस द एम्पायर। मुगल साम्राज्य में राजस्व मांग पूरे साम्राज्य में, अब देखो पूरे साम्राज्य में समान थी, यूनिफॉर्म थी नहीं, यूनिफॉर्म नहीं थी, एरिया वाइज जो है अलग अलग थी, एरिया वाइज अलग अलग थी। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो है एरिया वाइज जो है अलग अलग जो है डिमांड थी रेवेन्यू की। तो ये स्टेटमेंट क्या है अपने आप में रॉन्ग है, ठीक है। रीजन क्या दिया हुआ है, अब रीजन पढ़ोगे तो आपको रीजन भी समझ में आ जाएगा। लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन इन्फ्लुएंस्ड रेवेन्यू असेसमेंट। स्थानीय पारिस्थितिक परिस्थितियां राजस्व निर्धारण को प्राथमिकता देती थी, ठीक है, बिल्कुल। अब जहां की जैसी आपका इकोलॉजिकल कंडीशन होगी उसके हिसाब से रेवेन्यू डिसाइड किया जाएगा। सपोज एक गरीब एरिया है, एक अमीर एरिया है, ठीक है, एक बहुत रिच एरिया है, तो आपको अब गरीब आप रिच सब पे एक जैसा अगर रेवेन्यू आप लगा देंगे रेवेन्यू के लिए, तो ये तो कहीं से कहीं तक समानता की परिभाषा नहीं होगी, है ना। आप गरीब पे उसी हिसाब से लगाएंगे उनकी कंडीशन को देख के और पाएंगे उसी हिसाब से। इसी तरह से जो है जो इकोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है, कि वहाँ की जो कि बारिश होती है या नहीं, वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर की कितनी सुटेबल कंडीशन है, ठीक है, कहाँ पर बहुत सुटेबल कंडीशन नहीं है, तो उसी को देखते हुए जो है रेवेन्यू लगाया जाता है या रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो अलग अलग कहते हैं ना कि अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। कहीं पर भी जो है यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, एक समानता नहीं थी। तो राइट आर ऑप्शन क्या आपका राइट है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जमींदार इन मुगल इंडिया। जमींदार पे ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा चौथा जो भी है आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। चलो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्या होगा, लगाओ एलिमिनेशन मेथड, बोलो क्या होगा इसका आंसर। चलो स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट है जमींदार हैड हेरिडिटी राइट्स ओवर लैंड, बिल्कुल, जमींदारों को भूमि पर पैतृक अधिकार होते थे। ये अभी जस्ट हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में देखा है, ठीक है, रीजनिंग असर्शन वाले में। फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट मुझे तीन ऑप्शन में, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, जमींदार मेंटेन आर्म फोर्सेस फॉर लोकल कंट्रोल, बिल्कुल, ये भी मैंने आपको रीजनिंग और असर्शन के क्वेश्चन में बताया था कि जमींदार स्थानीय नियंत्रण के लिए हथियार बंद दस्ते रखते थे। फर्स्ट एंड सेकंड दो में दिया है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है आपका, जमींदार वर सैलरीड ऑफिशियल डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर। जमींदार सीधे मुगल सम्राट द्वारा अपॉइंट नहीं होते थे। यहाँ लिखा हुआ है कि अपॉइंट होते थे, तो ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ये जरूर ध्यान देना है कि नॉट लिखा है या नॉट नहीं लिखा है, क्योंकि अक्सर गलतियां पेपर में ऐसी ही होती है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। इसके हिसाब से जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। नेक्स्ट आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीजेंट। पीजेंट बोले तो रैयत, रैयत मतलब किसान, फार्मर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, रैयत लिखा है या पीजेंट, ठीक है, या किसान हो या और भी कोई वर्ड यूज कर सकता है उसके लिए, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, Peasants cultivated both subsistence and cash crops, बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि किसान जो होते थे या जो पीजेंट्स होते थे वो अपने जीवन निर्वाह के लिए डोमेस्टिक क्रॉप्स को प्रोडक्शन करते थे और मार्केट सेल के लिए आपका जो कैश क्रॉप्स, तो दोनों तरीके की जो है क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका राइट है, कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पीजेंट्स वर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम रेवेन्यू बर्डन। किसान पूरी तरह से राजस्व बोझ से मुक्त थे नहीं, किसानों को रेवेन्यू देना होता था,
कहीं से भी कहीं तक फ्री नहीं था। अब सेकंड इनकरेक्ट है, तो सेकंड इनकरेक्ट है तो सेकंड इसमें भी है, इसमें तो ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैनी पीजेंट्स प्रैक्टिस्ड मल्टीपल ऑक्यूपेशन, अनेक किसान एक से अधिक व्यवसाय करते थे। बिल्कुल, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यवसाय पर निर्भर रहे, ठीक है, उससे उतना गुजार बसार नहीं होता था, तो इसलिए एक से ज्यादा आपका जो ऑक्यूपेशन था उस पर डिपेंड रहते थे, तो एक से अधिक व्यवसाय करते थे, तो ये ऑप्शन भी ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुगल रेवेन्यू सिस्टम। मुगल राजस्व प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, देखो एलिमिनेशन मेथड लगाना है याद से, ठीक है, पढ़ो। रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड आफ्टर लैंड मेजरमेंट, भूमि मापन के बाद ही राजस्व मांग निर्धारित की जाती थी। ठीक है, बिल्कुल ये सही बात है, पहले भूमि का मापन ही होता था, जिस हिसाब से किसान के पास लैंड होती थी उसी हिसाब से जो है उसका रेवेन्यू भी कलेक्ट किया जाता था। ये नहीं था कि सबके लिए जो है एक जैसा रेवेन्यू है, ये मैं पहले भी पढ़ाया हूँ, वहां पर इकोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग था, बट यहाँ पर क्या है कि माप के अकॉर्डिंग है। ठीक है, पहले उसको जो है मापा जाएगा, अगर जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका रेवेन्यू होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना में करेक्ट है। सेकंड है आपका, रेवेन्यू वाज ऑलवेज कलेक्टेड ओनली इन कैश, ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट पहले आ चुका है, ओनली कैश नहीं था, कैश एंड टाइम दोनों के रूप में जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। सेकंड क्या है आपका, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, लोकल कंडीशन इन्फ्लुएंस्ड रेवेन्यू असेसमेंट, स्थानीय परिस्थितियां राजस्व निर्धारण को प्रभावित करती थी, ये स्टेटमेंट भी पहले आ चुका है। ठीक है, कि इकोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था, तो जो आपकी लोकल कंडीशन है वो रेवेन्यू सिस्टम को इफेक्ट करती थी। तो दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, विस्तार से बाजार के साथ किसानों की भागीदारी बढ़ी। बिल्कुल, ठीक है, जैसे जैसे नकदी फसलों का विस्तार हुआ उससे क्या हुआ, किसान लोग मार्केट में जाके उनकी मतलब मार्केट में जो है उनकी डिमांड बढ़ी, नकदी फसलों की उनको बेचा जाने लगा। ठीक है, और उनका एक तरीके से कमर्शियलाइजेशन होने लगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट ठीक है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट है। कमर्शियलाइजेशन रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स, वाणिज्यिकरण से साहूकारों पर निर्भरता कम हो गई थी, नहीं कम नहीं हुई थी बल्कि और बढ़ गई थी। क्यों, क्योंकि आपको नकदी फसलें जो आपकी वाणिज्य जो कमर्शियल क्रॉप्स है, जो नकदी फसलें हैं, ठीक है, उसको करने के लिए जो है उनसे पैसा लेना पड़ता था साहूकारों से, और समय पर ना चुकाने के बाद से जो है ऋणग्रस्तता उपस्थित हो गई थी। तो ये जो है आपका निर्भरता कम नहीं हो गई थी बल्कि बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, डिपेंडेंसी जो है इंक्रीज हो गई थी, तो ये स्टेटमेंट अपना में रॉन्ग है। सेकंड आपका रॉन्ग है, तो देखो ऑप्शन निकल के रह गया है, क्या होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थर्ड में देख लेते हैं एक बार। पीजेंट्स बिकेम मोर वल्नरेबल टू प्राइस फ्लक्चुएशन, किसान मूल्य उतार चढ़ाव के प्रति अधिक असुरक्षित हो गए थे। बिल्कुल, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होने लगा था। ठीक है, तो ये इसलिए ऑप्शन डी क्या है, सॉरी सी सही है। देखो आयन अकबरी के बारे में तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, मैं इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, बोलो क्या इसका ऑप्शन होगा, जल्दी बोलो। It forms the third volume of अकबरनामा, ठीक है। It provides statistical details of Mughal administration, ठीक है। It contains poetic description of Mughal court life only, नहीं, इसमें केवल मुगल दरबार के कवायद का वर्णन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी वर्णन है, जीवांत का भी वर्णन है, काफी चीजें का 3 पार्ट मैंने बताया। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैश क्रॉप इन मुगल इंडिया, मुगल भारत की नकदी फसलों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। जल्दी बताओ क्या होगा, नकदी फसल करा चुका हूं, अभी ये प्रैक्टिस चल रहा है आप लोग का, फटाफट बोलिए क्या होगा जल्दी। कैश क्रॉप वर ग्रोन मेनली फॉर मार्केट सेल, मार्केट सेल के लिए जो है कैश क्रॉप होती थी। बिल्कुल सही बात है, हाँ आंसर निकल के आ रहा है ए ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं क्या है। ठीक है, दूसरा इंडिगो वाज वन ऑफ द इंपोर्टेंट कैश क्रॉप्स, बिल्कुल इंडिगो में से एक थी कैश क्रॉप्स कल्टीवेटिंग
एलिमिनेट फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन, नकदी फसलों की खेती से खाद्यान्न उत्पादन समाप्त हो गया? नहीं, समाप्त नहीं हुआ था। ये तो एकदम से स्टेटमेंट गलत है, समाप्त थोड़ी हो जाएगा। अभी मैं जो है कुछ और काम करने लगूं तो क्या मेरा पहला काम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा? हाँ, उसकी जो है मात्रा कम हो सकती है, लेकिन समाप्त थोड़ी हो जाता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्केट टाउन्स। कस्बा, कस्बा के बारे में मैं आपको वन लाइन क्वेश्चन कराया था, बोलो क्या होगा? कस्बा, कस्बा कनेक्टेड रूरल एरियाज टू ट्रेड नेटवर्क। बिल्कुल, कस्बा जो है बेसिकली आपका रूरल एरिया से ऊपर होते हैं और आपका सिटी से नीचे होते हैं। मिडिल पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, जहां पर मार्केट टाउन होता है जो, ठीक है, बाजार वाला नगर है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है अपना आप में? करेक्ट है। ग्रामीण कस्बे जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों को, ठीक है, व्यापारी नेटवर्क से जोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कस्बा वर कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम विलेज। कस्बे गांव से पूरी तरह अलग थलग होते थे? पूरी तरह अलग थलग नहीं होते थे। अभी तो ऊपर वाले स्टेटमेंट में क्या है? ग्रामीण क्षेत्र को व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ने की बात भी कर रहे हो और तुम अलग थलग की बात कर रहे हो, तो दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही हो सकता है। तो पहला वाला सही है, ए सही है, और दूसरा गलत है। दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तीनों तो नहीं होंगे। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तीसरा देख लेते हैं क्या? मैनी कस्बास इमर्ज्ड एज ए सेंटर ऑफ कॉमर्स। अनेक कस्बे वाणिज्य के प्रमुख केंद्र बन गए। बिल्कुल सही, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीजेंट डेप्टेडनेस, किसान ऋणग्रस्तता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एक्सपेंशन ऑफ कैश क्रॉप इंक्रीज। ये देखो, मुझे लगता है इससे रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं। क्या होगा जल्दी बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। मैं नहीं बताऊंगा, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। बोलिए ए या बी, बोलो। ए, ज्यादातर लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है ए बी। एक्सपेंशन ऑफ कैश क्रॉप इंक्रीज नीड फॉर क्रेडिट। नकदी फसलों के विस्तार से ऋण की आवश्यकता बढ़ी। बिल्कुल, साहूकारों पर जो है निर्भरता बढ़ी थी। ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, दूसरा फिर आपका मनी लेंडर्स प्लेड ए की रोल इन रूरल क्रेडिट। ग्रामीण ऋण में साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिल्कुल, अभी मैं बता ही रहा था कि साहूकारों पर डिपेंडेंसी बढ़ी थी। पीजेंट इंडेप्टनेस कंप्लीटली डिसअपीयर्ड अंडर अकबर। अकबर के शासनकाल में किसान ऋणग्रस्तता पूरी तरह समाप्त हो गई थी? पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 24। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीजनल रिदम ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के मौसमी चक्र। ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कृषि के मौसमी चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन आपका सीयूटी के लिए तो है ही, बट बहुत इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के में भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो आप तैयारी करते रहिए, ठीक है, इन क्वेश्चन से भी बोर्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि 21 क्वेश्चन मुझे लगता है आई थिंक आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट क्या है? एग्रीकल्चर साइकिल डिपेंडेंट हेवीली ऑन द मॉनसून। कृषि चक्र मुख्यतः मानसून पर निर्भर करता है। बिल्कुल, कृषि चक्र जो है मानसून पर निर्भर करता है कि भाई गर्मी का टाइम आया तो उसकी फसलें अलग है, जाड़ों का टाइम है तो उसकी खेती अलग तरीके, उसकी फसलों की खेती अलग है। तो क्या है? मानसून पर निर्भर करता है कृषि चक्र, ठीक है। दूसरा क्या है? क्रॉप फेलियर अफेक्टेड बोथ पीजेंट एंड स्टेट रेवेन्यू। फसल विफलता, अगर कोई फसल खराब हो जाती है तो उसका प्रभाव किसानों और राज्य दोनों पर पड़ता है। बिल्कुल, फसल खराब हो गई है, ठीक है, तो किसान की तो खराब हुई है फसल, तो किसान पर तो फर्क पड़ेगा ही। जो किसान उस फसल को राज्य को बेचकर पैसा कमाता है तो राज्य को भी नुकसान है, ठीक है। क्यों? राज्य जो है, राज्य को फसल नहीं मिली तो राज्य जो है आगे बाकी लोगों को जो है नहीं पहुंचा पाता है, तो दोनों को ही इसमें नुकसान होता है। दोनों स्टेटमेंट अपना में ठीक है। तीसरा देखते हैं, एग्रीकल्चर फॉलोड एंड आइडेंटिकल क्रॉपिंग पैटर्न अक्रॉस द एम्पायर।
पूरे साम्राज्य में कृषि एक समान फसल पैटर्न का पालन करते नहीं, एक समान फसल पैटर्न नहीं थे, सब जगह अलग अलग, वो भी स्थानीय लोकल इकोलॉजिकल जो फैक्टर है, ये कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है चीजें फसलें उगाई जाती थी। तो एक समान तो पैटर्न नहीं था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये जमींदार के ऊपर है फिर से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जमींदार एज पावर होल्डर। स्थानीय शक्तिधारकों के रूप में जमींदारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। बताओ फटाफट, क्योंकि जमींदार के ऊपर मुझे लगता है तीसरा या चौथा क्वेश्चन है ये आज का। तो क्या है, जमींदार एक्सरसाइज्ड मिलिट्री पावर एट द लोकल लेवल। जमींदार स्थानीय स्तर पर सैन्य शक्ति का प्रयोग करते थे, बिल्कुल स्थानीय स्तर पर सैन्य शक्ति का प्रयोग करते थे। जमींदार, अब देखो फिर से एक चीज आ गया है, ठीक है, जमींदार एक्टेड ओनली। अब मैंने आपको ये बता रखा है कि ओनली, ज्यादातर अगर आपको दिखे, अभी तक जितने क्वेश्चन में ओनली आया मैंने ज्यादातर उसको रॉन्ग कराया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। क्या है, जमींदार एक्टेड ओनली एज ए सबमिसिव एजेंट ऑफ द मुगल स्टेट। जमींदार केवल मुगल राज्य के आज्ञाकारी एजेंट थे, केवल मुगल राज्य के आज्ञाकारी एजेंट थे, या बाकी जो आपका रीजनल जो स्टेट्स हैं वहां के भी होते थे, अलग अलग स्टेट्स के जो शासक होते थे उनके भी होते थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि खाली मुगल राज्य के एजेंट के रूप में इन्होंने काम किया। तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो सेकंड 3 में दिया है, ठीक है, 1 में नहीं दिया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है जमींदार कलेक्टेड रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। राज्य की ओर से जो है राज्य वसूली का काम करते थे, ये चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थे आपके यूनिट नंबर 8 से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आए होंगे, और आप लोगों ने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो बहुत स्टूडेंट्स को ये हेल्प भी करेगा उनकी तैयारी को और बेहतर करने में। ठीक है, तो और जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो अभी भी टाइम काफी बचा हुआ है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक पूरा सीरीज मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो वो उस पूरी सीरीज को आप अपने बोर्ड की को लिए भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन आने हैं, और आप हर चैप्टर के 25-25 क्वेश्चन में आप लोगों को करा रहा हूं। तो अब हो सकता है कि देखो, मैं डायरेक्टली तो कभी ये चीज नहीं बोलता हूँ कि हाँ डायरेक्टली क्वेश्चन एकदम आ जाएगा, लेकिन हाँ बहुत कुछ आपको इन सारे क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा अपने पेपर में, तो आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे अपने यूनिट नंबर 9 के साथ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अपनी तैयारी को और अच्छे से जारी रखिए। थैंक यू।